पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाला सगळा ग्रामीण भाई बहन राम राम सा खमा गणिसा भाई बहन जो चौपाल रमा यहाँ पर रोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और खासा मैं तो जानकारी हासिल करा उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रमाई आप एक नरो निर्वल और एक नवदु विषय ले रहता है करछा और भी की सावटी जानकारी हासिल करछा। आज आपने बीच पधारिया है ऋचा तोमर जी जिका आईपीएस है और राजस्थान के माने विभिन्न पदा पर रहता भी आपके श्रावण जोग सेवा में दीनी है और आगे भी राजस्थान की सेवा करसी। राजस्थान कैडर से आईपीएस है। आज आपने चौपाल स्टूडियो में पधारा है तो सौ पहली तो ऋचा जी आप चौपाल स्टूडियो में मैं घणो घणो स्वागत करूँ सर। नमस्कार नमस्कार ऋचा जी आज आप बात करते साइबर क्राइम विशु सुरक्षा की प्रकार से आप करा भी की बात करते साथ महिला सशक्तिकरण की भी बात करते तो आप सौ पहले तुम्हारे ग्रामीण भाई बहन आज जानकारी दे रहा हो कि वो साइबर क्राइम कहीं है। देखो गजेंद्र भाई, अगर मैं एकदम आम भाषा में बताऊं, हर वो अपराध जो साइबर स्पेस में घटित होता है या ऐसा अपराध जिसको करने के लिए किसी भी साइबर टूल का इस्तेमाल किया जाए, किसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर की किसी भी प्रकार की किसी भी डिवाइस का यूज किया जाए, वो साइबर क्राइम के दायरे में आता है। यानी कि कंप्यूटर का माध्यम से जो को अपराध करो गयो है, ठगी करी गई है, धोखाधड़ी करी गई है, बात साइबर क्राइम है। जी बिल्कुल। एक में कौन कौन सा माध्यम है जिक्या का माध्यम से आदमी साइबर ठगी को, साइबर क्राइम को शिकार बन सके? देखिए, साइबर ठगी अगर हम देखें तो आज के टाइम में कई टेक्निकल टर्म अगर मैं बताऊँ, फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग, भिन्न भिन्न प्रकार से साइबर ठगी की जा रही है। आपको इस तरह का कोई कॉल आता है कि मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, या फिर किसी भी कस्टमर केयर के किसी नंबर से कोई कॉल आता है, आपको कोई ऐसा एसएमएस आता है या फिर कोई ईमेल इस तरीके से आता है जिससे जो आपकी जानकारी है निजी आपके अकाउंट की, वो साझा करने के लिए कहा जाता है। आप अपना पैन नंबर बताइए, आपके सीवीवी नंबर क्या है, आपके एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, इस तरह की निजी जानकारी जो बहुत ही सेंसिटिव होती है उसको साझा करने के लिए किसी भी माध्यम के द्वारा कहा जाता है, तो वो सभी साइबर क्राइम के दायरे में आती है। और ये एक तरह का ठगी करने का बहुत ही ज़्यादा इस तरह के केसेस हमारे राजस्थान में हो रहे हैं और इसकी रोकथाम का उपाय सिर्फ जागरूकता है। तो जी मैडम, आप अभी बताओ कि वो फर्जी कॉल भी आवे, मैसेज भी आवे, ईमेल भी आवे, तो जी आपने अगर कोई यानी कि जाल सज्जल सो मैसेज कई बार तो भी की भाषा सो पढ़ियो लिखो समझदार आदमी लगा ले कि वो पूर्णतः फर्जी है, एक मैंने अपन नहीं जानू नहीं अपन उलझ जावाला, लेकिन फिर भी कई लोग भी का शिकार बन जाए। तो एज का ईमेल, फोन या मैसेज आवे अन आदमी कति गंभीरता से लेना चाहिए या कई करना चाहिए स्थिति में? ऐसे मैसेज को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कोई भी जेन्युइन बैंक जहां आपका अकाउंट है या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगता है। आपको कभी फ़ोन के द्वारा, कोई एसएमएस के द्वारा, मेल के द्वारा आपकी निजी जानकारी साझा कभी भी नहीं करने को कहा जाता है। अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन आए, ऐसा कोई मैसेज आए, कोई ऐसा ईमेल आए, तो बेस्ट जो हम कर सकते हैं, पहला तो उसको इग्नोर कीजिए। आपको अपनी कोई भी जानकारी बिल्कुल भी साझा नहीं करनी है, ये एकदम इसमें बेस लाइन हो जानी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार तो लालच में आके इस तरह की ठगी के शिकार बन जाते हैं। हमको मैसेज आएगा कि आपको कोई लॉटरी लग गई है आपकी, या फिर कोई मैसेज आएगा कि आपके खाते में कुछ रिवार्ड पॉइंट्स हैं, उनको आप इनकैश कर सकते हो अगर आप अपनी कोई जानकारी हमसे साझा करेंगे। या कहेंगे कि आपका कार्ड को रिन्यू करना है, वो एक्सपायर हो जाएगा। या कहेंगे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना है। भिन्न भिन्न तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे। अपने को उस प्रलोभन में नहीं पड़ना है और अपनी जानकारी कभी भी साझा नहीं करनी है। और फिर भी धनिया लागे को वैसे तो अब जब बैंक संबंधित मांगे तो बैंक बाजार पूछ लो भाई का बात सही है क्या, तो ये कदे ही जानकारी अपन नहीं देनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, लेकिन आजकल देखा ऋचा जी आप कि आज प्राय पूरी दुनिया पूरी चीज़ें ऑनलाइन है। आज आप लेन देन भी करा तो मोबाइल माध्यम से कई माध्यम है बासु करा आप भुगतान भी बासु ही कर रही है। तो एज की ऑनलाइन बैंकिंग करा मुख्य रूप से एक मैं ठगी को शिकार बस का आदमी, तो ऑनलाइन बैंकिंग करते टाइम आदमी ने कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ये ऑनलाइन आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हमारी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं बढ़ी हुई है। क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए जब हम एक डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट होते हैं,
तो उन सभी सावधानी की हमको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, विशेषतः हमारे रूरल एरिया में जो हमारा ग्रामीण भाई बहन है उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बहुत से केसेस में तो शहरों में भी देखा गया है, मतलब इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी जो अच्छे नौकरी पेशा लोग हैं वे भी इन धोखाधड़ियों का शिकार हो रहे हैं। पर इसमें बेस लाइन वही है कि अपने को बिल्कुल भी जानकारी साझा करनी ही नहीं है। आपकी जो आपके पास आपका नंबर है आपके बैंक का, आप उस पर फ़ोन करके पूछिए, वहाँ से कंफर्म कीजिए चीज़ों को। आपको अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करना है, आप किसी भी आए हुए लिंक पर क्लिक मत कीजिए। आप उसकी साइट को प्रॉपर कीबोर्ड से दबा के उस पर टाइप करके उसको तब खोलिए। और जब हम कोई लिंक ओपन करते हैं तो कोई भी लिंक होता है तो उसके बाद में शुरू में होता है HTTPS। एस का मतलब है सिक्योर। हाँ, अगर एस लगा हुआ है तो ही उस लिंक पर अपने को क्लिक करना है। दोबारा बताओ। HTTPS एस लगे जल्दी भी हाँ, क्लिक करना एस का मतलब कि आप सुरक्षित हो। और अगर उस लिंक पर एस नहीं लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। और बहुत से केसेस में क्या होता है कि जो स्पेलिंग होती है ना, जैसे SBI बैंक, तो कई बार हो जाएगा हम ध्यान नहीं देते, SBI बैंक, SBI BANK नहीं BENK, तो बैंक की स्पेलिंग गलत होगी। कई बार उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं होती है लिंक की, पर हम लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। कई बार मेल आता है तो लगता है किसी ऑथेंटिकेटेड यूजर से आया है कि ये बैंक से ही आया है, या कई बार किसी मिनिस्ट्री से आया है, तो वो एक क्रेडिबिलिटी ले लेते हैं सेंडर की। तो इसका समाधान जागरूकता ही है, हमें सावधानी रखनी है और जागरूक रहना है। किसी भी आए हुए ईमेल के किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो उसी बैंक की साइट पर जाना है, और जो ऊपर आपका जैसे मैंने बताया तो आपको देखना है कि इसमें HTTPS लिखा हुआ है क्या। ऐसे मतलब वो सिक्योर है। वो एस का मतलब सिक्योर, एस हो तो आप सेफ हो। आप कह रही हो के भी के लिए आदमी में जागरूकता जरूरी है। और बीच में एक बात बताई, लिटरेसी को नहीं तो लोग जी हाँ, मान लो एक समझदार आदमी है जिसने भी पूरी ऑनलाइन दुनिया की जानकारी है, तो बिको कहीं दायित्व है कि वो दूसरा की प्रकाशों बिको ज्ञान पहुंचावे ताकि लिटरेसी और बढ़े अपनी। देखिए, लिटरेसी तो बढ़ती है बांटने से। मैं आपको बता रही हूँ, आज आपके जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको कुछ नई बातों का पता चल रहा है, वे आगे जाके लोगों को बताएं। इसी तरह की चीज़ों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने भी साइबर लिटरेसी के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। स्पेशली जयपुर में जहाँ अभी मैं पोस्टेड हूँ, तो हम इस तरह की लिटरेसी को बढ़ाने के लिए अपनी हर मीटिंग में, हर मोहल्ले में जा जा के साइबर लिटरेसी बढ़ा रहे हैं कि बेसिक जो सावधानियाँ हैं वो क्या है और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जब हम लोग साइबर स्पेस में एक्टिव होते हैं। तो बहुत अच्छी है। आप एक वंदनीय पहल है, पहल ने जारी रखो, क्योंकि रियल में देखो जब तो शिक्षा को दायरो बढ़सी ना तो अपना आप ही के साथ लिटरेसी आ जैसी। लेकिन आज भी कई लोग ये का है जिनका शिक्षा से वंचित है, लेकिन वे आज भी ऑनलाइन माध्यमों को प्रयोग करे तो वे ठगी को शिकार हो सके। एक रीता जी आप बताओ, मान लो कोई ऑनलाइन ठगी को शिकार हो, साइबर क्राइम को शिकार हो, तो वो भी की शिकायत कटे दर्ज करा हो। देखो, इसमें सबसे पहले तो जैसे आप ठगी का शिकार हो गए और आपके पास मैसेज आया कि आपके खाते से 10,000 रुपये कट गए, तो सबसे इमीडिएट रेस्पॉन्स तो है आप अपने बैंक को कॉल कीजिए। बैंक को कॉल कराओ, उनको बताओ इमीडिएटली। अगर बैंक को समय पर सूचना हो जाती है तो कई बार पैसे रिवर्ट आपके खाते में आ जाते हैं। अपना कार्ड अगर गुम हो गया तुरंत उसको लॉक कराओ। अपना पिन किसी से साझा नहीं करना, अगर गलती से साझा कर दिया तो तुरंत अपना ATM कार्ड हमको ब्लॉक कराना है। दूसरी बात, फिर आपका जो निकटतम पुलिस स्टेशन है, स्पेशली इन ऑनलाइन ठगी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर इसकी सूचना दीजिए। बहुत से केसेस में अगर समय पर आपने सूचना दे दी है कि ऐसी ठगी हो गई है तो पैसा आपका वापस आ जाता है। बैंक में प्रोसेस चली हुई है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप 2 ऐसे स्टेप बनाइए जिससे आपकी हर ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट किया जाए। आपने ATM पिन बता दिया किसी को अपना, पर उसका OTP आपके फ़ोन पर आएगा। बिल्कुल। तो आप हमेशा 2 फैक्टर में चलिए। अगर आपका पिन भी किसी को लीक हो गया है पर वो OTP किसी को मत बताइए फिर, जिससे कि हमारी सेफ्टी बढ़ती है। यानी कि सुरक्षा के लिए सावधानी जरूरी है। देखिए, सावधानी बिल्कुल ज़रूरी है। अपन लोग जब ट्रैफिक में भी चलते हैं ना, गाड़ी लेके चलते हैं, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ते हैं। मारा शेकावटी में किया करे ना ईणी चुकीर धार मारी,
यानी कि चक्कू है वो अपना हाथ में काम करे, थोड़ी बहुत होता है आंगली कट जैसी, तो सावधानी सब सू बेहतर है, सू बढ़िया है। आप जानकारी बता दी, नजदीकी थाना में फोन करो, आप सब पहले बैंक में सूचित करो, आपका जगह एटीएम कार्ड का पिन है वह कोई ने साझा मत करो, और ऑनलाइन माध्यम से कभी भी आदमी ठगी को शिकार बन सके। लेकिन रीता जी एक बात देखा, आजकल जी हमारो फोन है, आपको फोन है, टावर ले लिया हाथ में, और बा टावर ध्यान को नहीं अपन कहीं क्लिक करूँ और कहीं नहीं करूँ, और कई बार रियल में बड़ा का जगह मोबाइल है टावर चलावे, तो टावरन मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दे तो कहीं कहीं बातें की सावधानी रखनी चाहिए, टावरन कहीं कहाँ भाई वो काम नहीं करना। देखिए, जब हम स्पेशली ये जितनी भी चीज़ें होती है ना स्मार्टफोन के अंदर होती है, और बच्चों को भी इंटरेस्ट, आजकल छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे, हर घर की कहानी है, बच्चे मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन के प्रति बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं घर में। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये, जितनी भी आपकी सेंसिटिव ऐप्स है उसके अंदर, जैसे आपने मोबाइल ऐप बैंकिंग की कोई ऐप डाली हुई है या आपका सोशल मीडिया के अकाउंट की कोई ऐप है, उनको आप लॉक रखिए जिससे बच्चा उसको एकदम से एक्सेस नहीं कर पाए, और उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसे रखें। एक चाइल्ड फ्रेंडली हर ऐप्स में होती है कि आप चाइल्ड फ्रेंडली सेटिंग्स उसकी ऑन करके रखें। जब आप अपने इतने छोटे बच्चे को दे रहे हैं जिसको पता नहीं है, और मैं तो कहती हूँ जब आपका बच्चा एक्टिव भी हो जाता है साइबर स्पेस में, तो भी एज ए पेरेंट हमारा, उनके माँ बाप होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि जब आप साइबर स्पेस में एक्टिव हो रहे हो, सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हो और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों से दोस्ती कर रहे हो, अपनी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या बेसिक सावधानी रखनी चाहिए। जब हम अपने बच्चे को स्कूटी देते हैं या गाड़ी देते हैं तो उनको सारी बातें बताते हैं कि बच्चों आपको हेलमेट लगा के चलना है, आप 4 व्हीलर लेके जा रहे हो तो सीट बेल्ट पहन के जाना है, ट्रैफिक नियमों की बेसिक जानकारी देते हैं, रेड लाइट होगी तो रुक जाना, ग्रीन लाइट पर ही आगे बढ़ना। तो उसी प्रकार से ये एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को बताएं कि अगर आपने सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो गए हो तो क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। उन्हें भी पता नहीं है कि आपको अननोन लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करनी है, आपको क्या चीज़ पोस्ट करनी है, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर हम एज ए पेरेंट अपनी पूरी लाइफ को सोशल मीडिया पर डालेंगे तो बच्चा भी वहीं से सीखेगा कि मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँगा। आपके घर में जो भी अगर कोई कंप्यूटर ऐसा यूज हो रहा है जिसमें इस तरह की बच्चा अपना कोई भी सोशल मीडिया का डिफरेंट प्रकार के प्लेटफॉर्म में किसी पर भी उसका अकाउंट है, तो उसको ओपन में रखें जहाँ पर आपकी भी नज़र में रहे कि बच्चा कर क्या रहा है। उसकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसको कुछ कुछ टाइम पर चेक करते रहिए कौन उसकी फ्रेंड लिस्ट पर है। उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए बच्चे की। और जब बच्चा एक टीनेज हो जाता है, जब आपका बच्चा 14, 15, 16 साल का हो गया है, तब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। हाँ, भड़कवा की उम्र है। हाँ, कि उनको कैसे समझाना है। देखो साइबर स्पेस में क्या होता है कि अगर मैं विक्टिम हूँ, अगर अपराध मेरे साथ हो रहा है, तो उस अपराध होने से पहले मेरे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आप किसी के फिजिकल टच में नहीं हो। अगर हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझ पर अटैक कर सकते हो, तो एक मेरे गार्ड्स ओपन रहते हैं कि आप मुझको अटैक करोगे तो। पर जब मैं एक अपने ही रूम में बैठी हुई हूँ और अपने ही मोबाइल फ़ोन पर एक्टिव हूँ तो मेरे गार्ड्स डाउन रहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। और जो अटैक करने वाला है, अगर मैं आप पर अटैक करूँ यहाँ, तो मुझको लगता है कि मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं। पर जब मैं एक अपने ही कमरे में बैठी हुई कुछ कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ एनोनिमिटी आती है, मेरे अंदर भी एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। सही बात। मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा कि मैंने ये अपराध किया है, अपराधी के लिए बोल रही हूँ मैं। तो फॉल्स सेंस ऑफ एनोनिमिटी जानकारी के अभाव में आती है। आप जब सोशल मीडिया पर कोई भी अपराध करते हो तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स बन जाते हैं और वे हमेशा स्थायी रहते हैं। अगर आप जिसके साथ आपने अपराध किया वो पुलिस को अप्रोच करता है, कंप्लेंट दर्ज करता है और पुलिस उस पर अनुसंधान शुरू करती है, तो उन सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को ढूंढना बहुत आसान है। अपराधी तक पहुंचना इतना कठिन नहीं है। चोर चोरी कर जाए तो भी का पगंगा निशान रह जाए है। हाँ। तो साइबर क्राइम में सोशल मीडिया के माध्यम से करे तो भी वो आपका फुटप्रिंट बिल्कुल, छोड़ दे। बिल्कुल, वह बिल्कुल। पदचिन्ह छोड़ दे, रिबन पकड़। हाँ। देखता पुलिस बिल्कुल भी, वाले और वे पदचिन्ह ऐसे हैं जो बारिश में भी नहीं धुलेंगे। बिल्कुल, बारिश में भी कुंदू पे आंधी के मायने भी कोई नहीं हाँ, उठा। तो रेगिस्तान में जगह फुटप्रिंट है, आंधी के साथ भी उठ जाएगा। हाँ, वे नहीं उड़ेंगे। हाँ,
तो एक अब आप बताइए, देखो महिलाओं ने कई बार ये अखबारों में देखने मिले, पढ़ने मिले कि सोशल मीडिया का विभिन्न प्लेटफॉर्म का माध्यम से बाकी साथ ई टाइप सु हरकतें करे लोग कि बाकी घर परिवार तक टूटवा की नौबत आ जाए, लोग आत्महत्या कर बताने में मजबूर हो जाए। तो इस स्थिति में कि महिलाओं सोशल मीडिया को प्रयोग करे, माना आप कहीं कहूँ चाहो, कहीं कहीं सावधान रखे, कहीं कहूँ चाहो आप बताओ। देखिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मतलब हम लोग तो समाज के जिस छोर पर बैठे हुए हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, इतने सारे अपराधों को देखते हैं कि ये समस्या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अब ये समस्या बढ़ क्यों रही है, पहले तो अगर हम इसके कारण जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर अपराध का हम लोग विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें पहला तो आता है कि हमारी जो बच्चियां हैं, कई बार जो हमको, जैसे मैंने बताया, जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, हम उन डूज एंड डोंट्स मतलब क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए, पहले तो हम उनको फॉलो नहीं करते। जैसे आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, तो आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका पासवर्ड आप किसी से शेयर मत करो, उसका पासवर्ड स्ट्रोंग रखो। अननोन लोगों को फ्रेंड्स मत बनाओ, उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसे ही कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो। और उसका एक्सेप्ट करने का भी क्या कारण है कि हमारे जो नई उम्र के लड़के लड़की हैं उनके अंदर एक होड़ सी मची हुई है कि आपके कितने सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितना पोस्ट अगर कोई डाल रहे हो उस पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। तो उस एक अंधी दौड़ पर हमें नहीं जाना चाहिए। हम लोग खुद जाके हर स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों से संवाद कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो एज ए उनके माँ बाप, बड़े भाई बहन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको समझाएं कि आप इस एक अंधी दौड़ में मत जाओ, आपको क्या साझा करना है किसी के साथ में, इस बारे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा फोटोग्राफ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने दादा दादी को नहीं दिखा सकते हो, वो आप सोशल मीडिया पर किसी को मत दीजिए, क्योंकि बहुत से केसेज में देखने का है कि ऐसे ही फोटोग्राफ्स बहुत बार तो मतलब हम निजी फोटोग्राफ साझा कर देते हैं, और बहुत बार हम अपने फ़ोटोग्राफ साइबर स्पेस में डालते हैं और वो ओपन फॉर ऑल कर देते हैं। तो उस फ़ोटो को वहाँ से पिक करके उसको मॉर्फ करके, मॉर्फिंग का मतलब है कि आप उस फ़ोटो को चेंज कर देते हो, जैसा वो फ़ोटो नहीं है उसको ऐसा बना देते हो, उसको अश्लील बना देते हो। फिर उन फ़ोटो के माध्यम से उस लड़की को ब्लैकमेल करना, और वो लड़की एक सामाजिक भय के कारण या फिर किसी से उस बारे में कोई संवाद नहीं कर पाती, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती, अपने दोस्तों को नहीं बता पाती, और वो जो एक प्रेशर उस पर बिल्टअप होता है, उस स्ट्रेस में कई बार वो सुसाइड कर लेती है। मतलब हमारी एक लापरवाही और आगे का दूसरे का क्रिमिनल माइंड, तो क्या अंत होता है कि एक जीवन नष्ट हो गया, एक जीवन खत्म हो गया। तो इसमें सबसे पहले तो हमें अपने एंड पर सावधानी रखनी है, हमें किसी से ऐसा कुछ भी साझा नहीं करना है। अपनी लापरवाही और आगला की बदमाशी, हाँ। पिक की वजह से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सके। तो देखो एक मैंने दोषी कटे पुरुष भी है, बिल्कुल, जो कोई एक महिला ने इतनी मजबूर कर रही है कि बात में तय कर ले, कि वो बिल्कुल, घर टूट बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। तो मोटेरा ने कहीं करूँ चाहो उसका ये प्रकार से महिलाओं ने प्रताड़ित करे। बिल्कुल। देखो, जैसे हम लोग अपनी बच्चियों को समझाते हैं ना, ऐसे ही सबसे पहले तो हमें अपने बेटों को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखने में भी आया है कि जो ये अपराध होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉल्स सेंस ऑफ एनोनिमिटी और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है, कई बार वो लड़कों के अंदर होती है कि मैं साइबर स्पेस में अगर ऐसा कर रहा हूँ तो कोई नहीं पकड़ पाएगा मुझको कि ये मैंने किया। तो मेरा सभी लड़कों से ये कहना है, जितने भी हमारा यूथ है, कि आप ही इस देश का भविष्य हो, आप ही राजस्थान का भविष्य हो। तो आप इस तरह की हरकतें इस चीज़ में मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में मत आइए। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा स्थायी होते हैं और आपको पकड़ना पुलिस के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पहली बात। दूसरी, हम लोग जितना भी किसी स्कूल कॉलेज में जाके कह रहे हैं, तो मैं हर लड़के से ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की ऐसी होगी, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी कजिन हो, चाहे आपकी दोस्त हो, कोई भी एक ऐसी लड़की जिसकी आप परवाह करते हो। आप उस लड़की से संवाद स्थापित कीजिए कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, या आते जाते सड़क पे भी जो ये छीटाकची होती है, छेड़छाड़ की घटना होती है, तो उसको कैसा फील होता है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या होते हैं कि दूसरा किस परिस्थिति में है, दूसरा क्या महसूस कर रहा है, ये हम समझ नहीं पाते।
ये सोचो कि जीवन को व्यवहार खुद के साथ चाहा बियन को व्यवहार अगला के साथ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। करा। और एक लिए एक खुला विचारक होना चाहिए, नेक विचारक होना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात बताई कि देश का भविष्य हो तो खुद को भविष्य भी मत बिगाड़ो और देश को भविष्य भी मत बिगाड़ो। बिल्कुल। देखो कई केसेस में ऐसा आया है कि जो 16-18 साल के लड़के टीनेजर जो हमारे हैं उनको बहुत सी बार तो यही नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो एक अपराध है। हाँ, एक जो आप में एक लीगल लिटरेसी, एक जो कानून की बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि बहुत से केस ऐसे होते हैं कि लड़का भी 16-17 साल का है या लड़का 18-19 साल का है और लड़की 17 साल की है या 16 साल की है। इलोपमेंट वाले जो केसेस होते हैं तो लड़के को ऐसा लगता है कि जैसे लड़की की मर्जी है इसमें, उसने मुझको कंसेंट दी हुई है, स्वीकृति दी हुई है। पर कानून की नज़र में 18 साल से छोटा लड़का या लड़की सब बच्चा है और उस बच्ची ने अगर आपको स्वीकृति दी है तो कानूनन स्वीकृति नहीं है, वो एक अपराध है। अगर आप उसके माँ बाप से, उसके गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से उस लड़की को दूर लेके जा रहे हो तो ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और आप की नज़र में उस लड़की ने स्वीकृति दी होगी, अगर आपको ऐसा लगता है, कानूनन वो स्वीकृति नहीं है। अब भी देखो एक महिला हो और एक थोड़ा ही दिन पहले स्टूडेंट भी है, अब थोड़ा दिन पहले अफसर बनया हो, राजस्थान में सेवाओं दे रिया हो, तो ते एक कन्या वह लड़की वह एक गांव के मायने जन्म और ये प्रकार के कई इच्छा पैदा हुई था, मैं कई एक यानी कि लालसा जागी कि आज ई पद के ऊपर हो, आज सुम बड़ा पद के ऊपर हो देश के में। देखिए मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और जो हमारा एकदम जो कोर पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ हम 5 बहनें हैं और एक मेरा सबसे छोटा भाई है, तो मेरे से छोटी एक ही बहन है। तो ये तो मेरे मन में मैं कहूँगी मेरे पिता से मेरे को प्रेरणा मिली। वे हमेशा हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, इस चीज़ के लिए प्रेरित करते थे कि आप जीवन में कुछ बनो। तो कुछ बनने की इच्छा तो मुझ में कब जागी ये पता करना बहुत कठिन है, क्योंकि शायद बहुत ही कम उम्र में मेरे अंदर जाग गई थी। पर सिविल सर्विसेज में मुझको आना है, ये जब मैं 10th में थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी जब भी समय उपयुक्त आएगा और सिविल सेवा में ही मुझको जाना है। ये बिग कमाए भी थे IPS को चुने हुए, यानी कि एक तरीके में देखा जाए तो एक पुरुष प्रधान समाज के मायने जो पुलिस को जो वो चेहरो नजर आवे ना, ये सपना में भी तो पुलिस वालों एक अफसर एक जेंट्स ही नजर आवे और एक मैंने आया तो एक पीछे का उद्देश्य। देखियो चीज़ें बदल रही है, समाज भी बदल रहा है, समाज की सोच भी बदल रही है और ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ पुरुष ही पुलिस का चेहरा है, पुरुष और स्त्री दोनों ही पुलिस का चेहरा है। और मैं तो ये मानती हूँ पुलिस ना पुरुष होती है ना स्त्री होती है, पुलिस सिर्फ पुलिस होती है। बिल्कुल सही है। और आप कह रहे हो सोच बदली, आपके पिताजी के 5 बेटे हैं और बी टाइम के मायने 5 बेटे ने पढ़ाऊं, केवल पढ़ाऊं नहीं योग्य बनाऊं, एक बड़ा मुकाम पर देश की सौ बड़ी परीक्षा है IAS की जी देर आप ये पद तक पूछे हो, तो निश्चित रूप से आपका पिताजी है वह भी वंदनीय व्यक्तित्व है कि 5 बेटियां के मायने एक बेटो है और 5 बेटियां ने अच्छी शिक्षा दी है। तो आप सगड़ा जितना भी दर्शक भाई बहन है बना प्रेरणा लेनी चाहिए कि बेटी बेटा सु कम की प्रकार भी नहीं है। तो आप एक महिला हो, राजी मुकाम पर हो, तो ए महिला जिसके आपने दर्शक देख रही है कार्यक्रम ने मन कहीं कहना चाहोगे भाई महिला भी सशक्त बने और था उसकी होड़ करता है था का मुकाम पर आज की बेटियां देख रही है पुगे। बिल्कुल, देखिए सशक्त होना बहुत ज़रूरी है जैसे आपने कहा, क्योंकि इस सशक्त नारी ही सुरक्षित होती है और एक सशक्त सुरक्षित नारी ही एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। जिसकी माँ सशक्त है उसकी बेटी अपने आप ही सशक्त होगी, जिसकी बहन सशक्त है उसकी बहन भी सशक्त होगी। और किसी भी ये कहते हैं कि जैसे एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, ऐसे ही एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष होता है। तो हमारा अगर आप पिता हो तो अपनी पुत्री का, भाई हो तो अपनी बहन का, अपना उनको सशक्त बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कीजिए। और महिलाओं से मेरा यही उनको कहना है कि जब आप बच्चे हो, छोटे हो, तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी एजुकेशन से ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तो अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। रीता जी आप बताएं अभी आज की टीन एज है जी की 13,
सुलेर 19 तक के है, 13 सुलेर 19 तक अब भटकाव की उम्र है। और ई उम्र के आप बता रहे हो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा को टाइम भी वो टीनेज है, बिगड़ कपा को भटकाव को भी टाइम वो है। तो इन किसी की लड़कियां से कि आज सपना तो आ रहा कि मैं IPS बनूं, और ई उम्र के मैं जीरी बार लड़कियां ने बार लड़का दोनों कहीं करूं चाहूँ आप। देखिए, ये जो एज होती है ना, जैसे आपने बताया 16 से 19 साल की एज, ये आपके जीवन की बड़ी क्रूशियल स्टेज होती है। अगर आपने इन 3-4 सालों का उपयोग बड़ा अच्छे से कर लिया तो आपका जीवन किसी और दिशा में चला जाएगा, और अगर इस स्टेज पर आप भटक गए तो आपका जीवन दूसरी स्थिति में चला जाएगा। तो मेरा सभी बच्चों से जो 16 से 19 साल के हैं स्पेशली, उनसे यही कहना है कि आप पहला तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दो, और जो भी कुछ करो ये सोचो कि कोई ये नहीं कहेगा कि ये आपने किया है, कोई ये नहीं कहेगा कि वो ऋचा ने किया है। हमेशा बातें आपके परिवार पर आती है, आपके समाज पर आती है। बिल्कुल सही बात है कि उसके परिवार के बंदे ने किया है तो उनके संस्कार ही ऐसे होंगे। और मैं समझती हूँ हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा संस्कार देने की ही कोशिश करते हैं। जी। हर वो सुविधा देते हैं जो उनको नहीं मिली, उनसे ज़्यादा सुविधाएं देती है। तो ये बच्चों का भी दायित्व है कि वे अपने माता पिता की भावनाओं का भी ध्यान रखें, और उनके जो कर्तव्य है उनका भी वो ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। तो भाई बहना ए हरिचा जी तोमर जिका IPS बहुत ही गुड मेहता आपने जीवन का मैं उपयोगी जानकारी आपने दी। आशा करा आज को कार्यक्रम आपने दायायो उसी एक प्रेरणा मिली विसी इन अपना जीवन का मैंने भी उतारणु है। और ऋचा जी आप चौपाली स्टूडियो में पधार हमारे ग्रामीण भाई बहना नत्ती जानकारी दी, ये वास्ते आपने घना घना रंग आप घणो घणो धन्यवाद। और भाई बहना समय की भी मर्यादा में है, अब चाह आपसे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नया विषय के साथ। जतनी आपसे घना सू राम राम सा।